नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चौथे दौर का मतदान 59 सीटों पर चल रहा है इस वक्त भी, और इनमें से 51 सीटें पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। ये अपने आप में बताता है कि पिछली बार लहर थी तो इस बार कांटे की टक्कर है। 4 घंटे का मतदान हो चुका है। आज के मतदान में सबसे ज्यादा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी की 9 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें से 8 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गई थी। लखीमपुर में वहां वोटिंग है जहां पर किसानों का मुद्दा हावी है। लखीमपुर में पिछली बार क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। इन 59 सीटों में 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। 232 कुल सीटों पर वोटिंग आज खत्म हो जाएगी आज के मतदान के बाद, जिसमें 190 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। आपको बता दें, तमाम दिग्गज निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। शुभांकर रायबरेली से, नेहा बातम लखनऊ से, कुमार कुणाल हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा उन्नाव से, अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। एक एक करके हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या तस्वीर अभी तक उभर कर आ रही है, क्योंकि चाहे वो ब्रजेश पाठक हो जो इस बार लखनऊ में अपनी सीट बदल कर चुनावी मैदान में है। देखिए, स्वाति सिंह का टिकट इस बार कट गया। अपर्णा बिष्ट यादव, मुलायम सिंह परिवार की सबसे छोटी बहू, जो समाजवाद का कुनबा छोड़कर निकल गई बीजेपी की तरफ, उन्हें टिकट तो नहीं मिला, लेकिन ब्रजेश पाठक चुनावी मैदान में सीट बदलकर। वहीं पर अन्य लोगों को आप देखें तो आशुतोष टंडन की लड़ाई लालजी टंडन के बेटे की अनुराग भदौरिया से लखनऊ पूर्व में है। वही भदौरिया साहब जिनको आप टीवी पर अक्सर देखते हैं, लेकिन ये सुरक्षित, मतलब ये कहा जाता है कोई पर्चा भर के दिल्ली भी चला जाए तो भी वो ये सीट जीत लेता है बीजेपी की। क्या इस बार भदौरिया वहां पर चुनौती दे पाएंगे? आइए आपको सुनाते हैं दिग्गज आज क्या कह रहे हैं। सबकी बात हम आपको सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ से वो सांसद हैं। लखनऊ को लेकर उनकी पैठ और उनकी समझ और उनके प्रचार पर भी बीजेपी काफी ध्यान देती है। आइए आपको सुनाते हैं कि आज वो जीत का दम कैसे भर रहे हैं और दंगा, आतंक, साइकिल बॉम्ब ऐसे प्रचार करने पर क्या कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या 2017 का परफॉर्मेंस दोहराएगी, या कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है इस बार भीषण है? सीधी लड़ाई कहाँ है, चतुष्कोणीय लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में। और मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी। 2, 4, 10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कामयाबी हासिल हुई थी। सर, आपके इस इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या आपको कोई ऐसी लहर दिख रही है? मैं सारी पब्लिक मीटिंग पूरे प्रदेश में मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, उत्तर प्रदेश की नब्ज को मैं पहचानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। इस बार जो चुनाव है, चुनाव में आतंक का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा बहुत तेजी से तीसरे चरण के बाद उभरा है। साइकिल का प्रधानमंत्री ने साइकिल शब्द को भी उससे जोड़ा है। समाजवादी पार्टी के लोगों पर सबसे ज्यादा इसे लेकर के कहा गया। आपको भी लगता है? देखिए, आतंकवाद का प्रश्न हो अथवा देश की सुरक्षा अथवा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न हो, सारे राजनीतिक दलों को सारे मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी तो सीधे समाजवादी पार्टी को जोड़ रही है कि वो आतंक के प्रति सॉफ्ट है। मैं कह रहा हूं, जो लोग भी हों, सभी को सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट है आतंक के प्रति? मैं कह रहा हूं ना कि सबको एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और ये सब आतंकवाद और सुरक्षा की जो भी प्रश्न हो, सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस से जो ही दूर हटने की कोशिश करेगा, जनता उसे माफ नहीं करेगी। और देख लेना, चुनाव परिणाम में साबित हो जाएगा। बीजेपी के काम की प्रशंसा हो रही है दावा करते हुए राजनाथ सिंह, और कानून व्यवस्था को लेकर वो अच्छा खासा जोर बार बार आज तक पर अपने इंटरव्यूज के जरिए देते हुए, और इसी को सबसे बड़ी ताकत बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन अदिति सिंह को ये वहां की जनता को कन्विंस करना है, शुभांकर, अदिति सिंह को, कि पार्टी नहीं है, समर्थन पुराना दीजिए। अंजना, एक बड़ा मशहूर शेर है कि राजनीति का रंग बड़ा अजीब होता है।
दुश्मन वही बनता है जो बड़ा करीब होता है। चाहे अदिति सिंह की आप बात कर लीजिए या स्वामी प्रसाद मौर्य, रायबरेली की सियासत जो है वो दल बदलुओं की सियासत है। अदिति सिंह के सामने मुश्किल ये है कि उनके पिता का नाम उनके साथ है, लेकिन बीजेपी का नाम आने के साथ कहीं ऐसा ना हो कि ये खास वर्ग जो है वो उनसे छिटक जाए, क्योंकि यहां पर वोटिंग अभी बहुत तेज नहीं हो रही है, लेकिन ये डर बना हुआ है। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि ये दर्शाया जाए कि देखिए वो दल बदलू हैं और इसी चीज को लेकर वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी के पास आने से और उनके पिता का रसूख होने की वजह से एक सहानुभूति भी उन्हें मिल रही है, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। एक और सीट है जिस पर नजर आपको बनानी चाहिए, ऊंचाहार सीट जो है, जहां से मनोज पांडे जो है वो हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां पर उनका जो दावा है वो प्रबल हो सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण जो है वो सही हो सकता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार को वहां टिकट दिया गया है, अमर जी को। अब उनका कितना असर होगा वो भी देखने वाला होगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य कितना डेंट मारेंगे बीजेपी पे, क्योंकि बयानों के जरिए खूब डेंट मारा है, लेकिन वोटों में कितना मारेंगे इस पर भी रायबरेली से आज नजर बनाए रखनी है। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं अदिति सिंह, जो कि इस बार रायबरेली से ही चुनावी मैदान में है, बस पार्टी बदल चुकी है, कांग्रेस के बजाय इस बार बीजेपी टिकट पर है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने, उनकी बातचीत जल्दी से सुना देते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। हमारे साथ मौजूद है अदिति सिंह। अदिति जी, क्या मुद्दा आपके लिए अहम है इस चुनाव में? इस चुनाव में मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा है अपने शहर को, अपनी विधानसभा को सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना। ऐसे ऐसे लोग मैदान में हैं जो खुद ही अभी जेल से छूट के आए हैं, तो कैसे मैं अपना शहर ऐसे हाथों में दे दूं? कांग्रेस से बीजेपी में जाना क्या फर्क पड़ेगा इस इलाके के लोगों को और आपके लिए खास? आई थिंक यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की लीडरशिप में बहुत खुश हैं। और पिछले 5 साल में अब हम लोग को जिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आदत पड़ गई है, जिस बिजली व्यवस्था की आदत पड़ गई है, आई डोंट थिंक अब जल्दी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा का साथ छोड़ेगी। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और प्रियंका ने भी कैंपेन किया खास तौर से, उसके बाद आप प्रियंका को देख के जुड़ी थी कांग्रेस से, तो क्या आपको लगता है चीजें चेंज हुई है यहाँ पे? क्या होगा वो तो आपको 10 तारीख को पता ही चल जाएगा, पर डेफिनेटली इस बार आई थिंक पहली बार कमल का फूल खिलेगा रायबरेली में। तो 10 मार्च तक के इंतजार की बात अदिति सिंह कर रही हैं, और वाकई एक तरफ वो ये कहती हैं कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रियंका गांधी तो यहाँ प्रचार में कह रही हैं कि आपने पार्टी बदल ली है, लोग साथ छोड़ देंगे, उन्होंने कहा साथ उनका छोड़ेंगे क्योंकि वो 5 साल सिर्फ गायब रहती हैं, चुनावों के वक्त ही नजर आती हैं। यह आरोप गांधी परिवार में रायबरेली से लेकर अमेठी तमाम जगहों पर बीजेपी ने खूब अपने तरीके से ये प्रचार करने की कोशिश की है कि गांधी परिवार गायब रहता है। बहरहाल, और इसीलिए बड़ी चुनौती ये कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कैसे इन गढ़ को बचाकर हम रखें। नेहा बाथम लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन नेहा, लगातार हम बात कर रहे हैं, चाहे राजेश्वर सिंह हो, कन्नौज से असीम अरुण हो, बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है अपने कानून व्यवस्था की धमक को लेकर, और यही संदेश वो दे रहे हैं। अपर्णा पाठक, बिष्ट यादव का आपने पहले जिक्र किया, दूसरी तरफ आप देखिए रीटा बहुगुणा जोशी के बेटे अखिलेश सिंह से कल मिले हैं। क्या तस्वीर दिख रही है? और एक बार जोश भी दिखा दीजिएगा अगर पोलिंग बूथ पर आप हैं। नेहा। बिल्कुल, पोलिंग बूथ पर हालांकि जोश यहाँ पर अंजना थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लेकिन ये आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल किया है कानून व्यवस्था को लेकर। दरअसल कानून व्यवस्था पर 2 बड़ी चोट हुई है बीजेपी में। एक पहली हुई थी जब हाथरस कांड हुआ था, और दूसरी जब हुई थी जब लखीमपुर कांड हुआ और अजय मिश्रा टेनी के बेटे को लेकर तमाम सवाल उठे और उन पर चार्जशीट दायर की गई, और उसके बाद वो उनके ऊपर बेल हो गई और वो बाहर भी आ गए। लेकिन ये जो 2 बड़े डेंट हैं, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में अभी भी हाथरस कांड ताजा है। मैं खुद हाथरस में मौजूद थी पिछले जब चरण में, तब वहां पर इसी मुद्दे को लेकर तमाम लोगों ने कहा कि वो वोट करने वाले। लेकिन आपके सवाल पर एक बार फिर से आते हुए, कानून व्यवस्था जाहिर तौर पर जिस तरीके से राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की नहीं, लखनऊ की नहीं, तमाम उन जगहों की नब्ज को समझते हैं, बीजेपी एक पार्टी के तौर पर समझती है जो बाकी दूसरी पार्टियां नहीं समझती। अब इस बात को बेहद ध्यान से और गौर से इस नजरिए से समझिए कि बीजेपी चुनाव प्रचार में उस
उस वक्त कूद गई थी जब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव अपना विजय रथ काफी महीनों बाद लेकर उतरे, प्रियंका गांधी तो और भी महीनों बाद उतरी। इसीलिए गांधी परिवार पर और साथ ही समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते आए हैं कि वो बहुत देर से जागते हैं। अखिलेश यादव पर तो पर्सनल कमेंट हुआ था कि वो तो 12 बजे सोकर उठते हैं। ये मुख्यमंत्री योगी ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा था कि जो लोग इतनी देर से उठते हैं वो क्या चुनाव प्रचार करेंगे, वो क्या चुनाव में कूदेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा खून जलता है, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और इसी को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। उनका कहना है कि सब रॉयल ब्लड है, ये सब आराम के आदी हैं और ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जल्दी से हिमांशु मिश्रा के पास उन्नाव चलते हैं। हिमांशु मिश्रा, उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर, सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी की सरकार के लिए, जहां एक तरफ अजय मिश्र टेनी का पूरा एक परेशानी का सबब है लखीमपुर में, वहीं उन्नाव का कुलदीप सेंगर, वहीं तीसरी तरफ हाथरस में दलित बेटी के बलात्कार के बाद पुलिस कवर अप। उन्नाव में कुलदीप सेंगर का मामला क्या आज भी ज्वलंत है? क्या है यहाँ के मुद्दे? आप पिछली बार भी बता रहे थे कैसे लेदर इंडस्ट्री के लिए मशहूर कानपुर है, लेकिन लखनऊ कानपुर के बीचे बीच उन्नाव की अनदेखी होती है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अंजना, एक चीज है कि कुलदीप सिंह सेंगर का मामला अभी भी ज्वलंत है। अभी अब से कुछ देर पहले जो है मैंने बात की थी कुछ महिलाओं से, उन्होंने कहा हाँ ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी इसमें किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कहीं ठंडक पड़ गई हो। ये ज्वलंत है और इसको लेकर महिलाएं वोट कर रही हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने आशा सिंह को मैदान में उतारा है, जो उस लड़की के मां है। लेकिन अब देखना यह है कि उनकी मां को कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि ये मां इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हो गया है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या बीजेपी एक बार फिर से जो है वो बाजी मार के ले जाएगी इस सीट से, जो उन्नाव शहर की सीट है। लेकिन सच में यहाँ बड़े मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, आप देखिए बेरोजगारी का मुद्दा है, और साथ ही साथ जो है यहाँ के लोगों की मांग है कि अगर कानपुर से सबसे पास कोई शहर है तो वो उन्नाव है। और उन्नाव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? यहाँ क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए जाते हैं? क्यों नहीं यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार मिलता है? ये सही में लोगों के बड़े मुद्दे के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन जो बात नेहा कह रही थी कि जब जब कानून व्यवस्था की बात की जाती है और कानून व्यवस्था पे जब सवाल खड़े होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग फंस जाते हैं। ये मामला शुरू हुआ था कुलदीप सिंह सेंगर से, जो बीजेपी के विधायक थे, बाद में उनको पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन जिला पंचायत के अंदर उन्हीं के परिवार को टिकट दी गई। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि लखीमपुर की जो घटना थी उसके अंदर भी अजय मिश्रा टेनी जो है उनके बेटे का नाम आता है, जो गृह राज्य मंत्री है केंद्र सरकार के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का मौका विपक्ष को मिलता है तो वो बीजेपी के नेताओं की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। और इसीलिए विपक्ष लगातार कहता रहा है कि कानून व्यवस्था के साथ जो है वो बीजेपी के नेता खिलवाड़ करते हैं। आप याद कीजिए कि एक व्यापारी को पुलिस के अधिकारियों ने पीट कर मार दिया था उनसे रिश्वत के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल उठते हैं कि कानून व्यवस्था सही मायनों में ठीक है या अभी और इसमें सुधार की जरूरत है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी की तरफ से बनाया गया है और महिलाएं जो है खुलकर वोट कर रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर, ये माना जा सकता है। इधर चौथे दौर का मतदान चल रहा है 59 सीटों पर, वहीं नेता हुंकार भर रहे हैं तमाम वो उम्मीदवार जो ये मान रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। दावों की बारी है, देखिए। मुख्तार अंसारी कहाँ है? अब ये सपा आ गई गलती से तो जेल में रहेंगे या बेल पर आएंगे? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? माताएं बताएं क्या चाहते हैं? ये सभी बाहुबलियों को जेल में रखना है तो केवल और केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक समाज के लोग हैं तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज्यादा मुसलमानों का ज्यादातर ये 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा? कितनी आश्वस्त है आज के लिए? More than 100%.
आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई विन। मेरी जनता मेरी परिवार है। मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी ने हमेशा ये कहा है कि हमारी जनता हमारी परिवार है, और समय समय पे हमारी जनता ने इस चीज को साबित भी किया है, तो बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। जीत का दावा कितना? जीत का मार्जिन कितना? 1 लाख पार। मैं समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए जीत से आश्वस्त हूँ क्योंकि जिनका आपने नाम लिया है उन्होंने जनादेश को धोखा देते हुए समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती थी, क्योंकि मुझे रोक दिया गया था, और कांग्रेस के सिंबल पे जीती थी, और जनता के जनादेश को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। उनकी जमानत जब्त होगी और आरपी यादव 1 लाख के अंतराल से जीतेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की नौबत कच्चे तेल की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही है। पहले ही जनता महंगाई की मार झेल रही है, और अब एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि युद्ध की नौबत में कच्चे तेल की कीमत $150 तक पहुंच सकती है। सोचिए किस तरह की मार तेल की कीमतों पर होगी। डेफिनेटली महंगाई बढ़ रही है, नो डाउट। हमें कहीं कटल करना पड़ता है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, रोज की जो जरूरी चीज है उन सब में महंगाई बढ़ गई है, उन सब भाव बढ़ गए। 1500 रुपए 1000 रुपए थोड़ा सा हमें उतने ही राशन पे बढ़ा। सस्ता बना महंगा के चुनाव में रुझान यही बताता है कि खाने का तेल 5 साल में 66 रुपए महंगा हुआ। मूंगफली का तेल 42 रुपए की बढ़त 5 साल में लेकर लीड बनाए है। वनस्पति 58 रुपए की महंगाई के साथ आगे चल रहा है। सोया तेल ने उसको भी पिछाड़कर महंगाई के चुनाव में 67 रुपए की बढ़त 5 साल में हासिल की है। पाम ऑयल भी 60 रुपए की महंगाई के साथ लगातार टक्कर दे रहा है। ऐसे में जब मुफ्त राशन के नमक पर ही चुनाव हो जाता है, तब टैक्स का नमक ईमानदारी से भरने वाली आम जनता का दर्द जानने के लिए पटना में पहले संवाददाता रोहित सिंह पहुंचते हैं। महीने की राशन की लिस्ट टेंशन दे रही है। दुकानदार हिसाब करता है, आम आदमी उसको देखकर महंगाई के चक्कर खाता है। जितना तेज दुकानदार का हाथ कैलकुलेटर पर चलता है, उतनी ही तेजी से आम आदमी का दिल धड़कता है। इस बार कितना खर्चा राशन के बिल में आने वाला है। लास्ट मंथ अगर मैंने 6000 का लिया तो इस महीने मेरा वो बढ़ के 7000 या 6,500 से 7,000 के बीच में आ ही जाता है। सरकारी आंकड़ा संसद में जो आया वो कहता है कि आम आदमी की थाली में आने वाला चावल 5 साल में 7 रुपए 94 पैसे प्रति किलो महंगा हुआ। गेहूं का आटा 5 साल में 4 रुपए 86 पैसे महंगा हुआ। मूंग दाल 5 साल में 14 रुपए 36 पैसे प्रति किलो तक महंगी हो गई। लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने में और भी सामान महंगे हो गए, जिनकी कीमत पर शायद आपने ध्यान ना दिया हो, बस पैसे सीधे दे दिए या कार्ड से पेमेंट कर दिया होगा। एफएमजी में जैसे सरफ साबुन ये सब का दाम हर एक बीट में हर एक मंथ कभी 2 रुपया प्रिंट बढ़ रहा है तो कभी 1 रुपया प्रिंट बढ़ रहा है। इसी तरह बढ़ोतरी एफएमजी में ज्यादा हो रही है। यही बात चंडीगढ़ में आज तक संवाददाता ललित शर्मा को भी किराना दुकानदार ने बताई है कि असली महंगाई तो अब साबुन, तेल, रिफाइंड और घी में बढ़ती जा रही है। जो आम चीजें जैसे साबुन, तेल, रिफाइंड, घी, देसी घी, हर चीजों के अंदर 10 से 15% के अंदर बढ़ोतरी हुई है। एक साबुन अभी जैसे ये मैंने लिया, नंबर 1 साबुन जैसे था गोदरेज का, पहले 90 रुपए था, आज से 3 महीने पहले, फिर 100 हुआ, अब 110 हो गया उसका रेट। हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, अगर इसी में इतना ज्यादा इंक्रीज होगा एमआरपी तो हमें मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। लखनऊ में आज तक संवाददाता संतोष कुमार को महीने का राशन लेने आए प्रशांत बताते हैं कि खर्चा कितना महीने भर का बढ़ चुका है। 5000 का राशन आता था, अब 6000 6500 का आता है। मतलब ये है कि 1500 रुपए 1000 रुपए थोड़ा सा हमें उतने ही राशन पे बढ़ा है। खाने का सामान तो पहले से महंगा हो रहा था, लेकिन अब बिस्किट, तेल, साबुन जैसे प्रोडक्ट लगातार महंगे क्यों हो रहे हैं, 2 उदाहरण से जान लीजिए। बिस्किट महंगा हो रहा है क्योंकि गेहूं, चीनी, पाम ऑयल की कीमत लगातार उछाल पर है। कच्चा तेल और कच्चा माल महंगा होने से ही साबुन, डिटर्जेंट भी लगातार महंगा होता है, जिनके आगे और भी बढ़ने की आशंका है, घटने की उम्मीद नहीं। बढ़ सकेगा, कम नहीं होने वाला। ये तेल के बाजार कल बोला, आज कंपनी वाले बोल के गए इससे भी ज्यादा 200 रुपए बढ़ेगी तेल में। अब आदमी खाएगा क्या? जानकार कहते हैं कि अभी थोड़ा संभव है कि इलेक्शन के कारण महंगाई थाम रखी है, लेकिन फिर अप्रैल तक राहत न मिलने का दावा है। उम्मीद है कि जून तक इसमें मामूली राहत मिल सकती है। पटना से रोहित सिंह,
चंडीगढ़ से ललित शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। इधर चौथे दौर का मतदान चल रहा है 59 सीटों पर। वहीं नेता हुंकार भर रहे हैं तमाम वो उम्मीदवार जो ये मान रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। दावों की बारी है, देखिए। ये भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं है, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी। वो क्षेत्र में नहीं आए तो जनता में जो रोष है, जनता उस नशे का, जो उनको पावर का नशा है, वो उतार देगी, क्योंकि ताकत देने की जो होती है, पावर देने की ताकत जनता के पास होती है और हम जनता के बीच रहे हैं और हम अपने क्षेत्र में भी रहते हैं, वो हमारे क्षेत्र में भी नहीं रहते। और आज हम आपको दिखा रहे हैं 59 सीटों पर चौथे दौर का मतदान चल रहा है, जिसमें पिछली बार 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर। लखनऊ की 9 सीटें, जिसमें से 8 सीटों पर 4 जिले ऐसे जिसमें क्लीन स्वीप, सभी की सभी सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन आज पहले दौर के, आप जब चौथे दौर के मतदान को देख रहे हैं तो क्या है परसेंटेज, उसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उन्नाव में 22.54% वोटिंग हो चुकी है, फतेहपुर में 22.41%, पीलीभीत में 27.43% वोटिंग हुई है, हरदोई में 20.27 वोटिंग हुई है। पीलीभीत में सबसे ज्यादा, आप दोनों से जल्दी जल्दी कमेंट लेते हुए सर, वोटिंग पैटर्न, हालांकि हमने देखा है कि अब ये सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ज्यादा जनता अगर उतरती है तो बदलाव के लिए ही उतरती है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज हम पीलीभीत में ज्यादा देख रहे हैं, कुछ जगहों पर कम, कहीं पर ज्यादा, ये क्या संकेत देता है? अंजना देखो, आप यूं इनकार नहीं कर सकते कि जो वोटिंग परसेंटेज में जो वृद्धि है वह बेमानी है। आपको ये देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा कहाँ। हाँ। आज जैसे पिछले तीसरे चरण के चुनाव में आप देखिए, जो बीजेपी का गढ़ रहा था भारतीय झांसी, वहां लगभग 6 से 7% की गिरावट आ गई और वह वोट वो इलाके जहां पे समाजवादी पार्टी का असर है, वहां 3 से 7% की वृद्धि हो गई। क्या ऐसा माना जा सकता है सर कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इस बार वोट करने के लिए नहीं उतर रहे हैं? ऐसा ही संकेत मुझे लगता है आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बिल्कुल। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ की मोस्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, इलाहाबाद सिटी नॉर्थ, जो बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ से नरेंद्र कुमार सिंह गौर और मतलब हमेशा जीतते रहे, वहाँ वोटिंग परसेंटेज सबसे कम रहता है इलाहाबाद में। ये बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो, आपका काउंटर दलील उन्होंने दे दिया। वोटिंग परसेंटेज के बिना पर आप एक धारणा नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है आपका, लेकिन अगर पीलीभीत में यह मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है तो आपको ये देखना होगा कि पीलीभीत किसान आंदोलन क्या गढ़ रहा है। वहाँ पे बड़े पैमाने पर किसानों ने इस पूरे आंदोलन में 1 साल तक भाग लिया और वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है वह रूलिंग पार्टी के खिलाफ सक्रिय है। तो ऐसे में आप अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है तो वह आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना ही होगा, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप दीवार पर लिखे हुए इश्तहार को पढ़ने में आप असमर्थ हैं। जल्दी से एक काउंटर। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में एक कहावत मशहूर है, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है। मतलब एक चूहा मोटा होकर कितना बनेगा, वो एक लोढ़ा ही बन सकता है, क्योंकि पिछले बार इनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। बहुत बेटर करेंगे, फिर भी उस लेवल पे, सरकार बनाने के लेवल पे आने में। एक बार फिर से कहावत सुनाइए सर। हाँ, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है। और इनका मतलब यह है कि अगर चूहा मोटा भी हो जाएगा तो वो कितना होगा। अब इनकी थ्योरी इसी बात पर बेस्ड है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी गिरेगी तो कितना गिरेगी, एसपी बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी। बहरहाल ये तमाम दावे हैं, दलीलें हैं, तर्क हैं जो आप हर तरफ से देख रहे हैं। जमीनी हकीकत को देखने वाले पत्रकार अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में। अगर आपकी जगह पर वोटिंग है जरूर चाहिए। ब्रजेश पाठक, जो कि इस बार सीट बदलकर लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में है, मंत्री बीजेपी सरकार में रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं आज वो कैसे जीत का दम भर रहे हैं। होली की बात कर रहे हैं अभी से।
नेताओं का भी मिजाज हम भाप भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। ब्रजेश पाठक साहब पहले हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाए, उसके बाद अपनी जीवन संगनी नम्रता जी के साथ आए हैं। दिखा दीजिए आप स्याही का निशान। राजनाथ सिंह ने अपील की है वोटर से कि सबसे बड़ा दान मतदान होता है, तो बाहर आके वोटरों से अपील करेंगे आपकी बाहर आके वोट करें। मैं उत्तर प्रदेश के और अवध क्षेत्र के विशेषकर सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके मतदान करें और पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, लोकतंत्र के महायज्ञ में शामिल हों और राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। नम्रता जी, क्या 10 मार्च को लड्डू बनाने को मिलेगा? अभी तो लड्डू चढ़ाए हैं, 10 मार्च को आपको लड्डू बनाने को मिलेगा, खिलाने को मिलेगा कि नहीं? दोनों बनाने को भी मिलेगा, खिलाने को भी मिलेगा और भारी संख्या में मिलेगा। भारी संख्या में मिलेगा। ब्रजेश जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल में बात बन नहीं रही थी इसलिए आप कैंट चले आए। नहीं, ऐसा नहीं। और कैंट में बाकियों की नजरें थी, आप सिंधमारी में भी जीत रहे हैं और यहाँ भी जीत रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लखनऊ की 9 की 9 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो लगातार मायावती ने भी बोला, आज उन्होंने लगातार निशाना साधा है कि कोई अम्बेडकरवादी नहीं है, सब दलितों को वोट बैंक की मैं बता रहा हूँ, सबको अपनी बात कहने का हक है लोकतंत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चल रही है और प्रचंड लहर बीजेपी के पक्ष में है। कमल खिल रहा है, प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। चर्चा यहाँ पर भी, ब्रेक में भी, और जब आप ये सब रिपोर्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वैसी ही चर्चा हो रही है। पत्रकारों ने भी इस इलेक्शन को इतने करीब से देखा, समझा और अपनी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। उसी पर बातचीत हो रही थी। सरोजनी नगर सीट को लेकर ये कह रहे थे कि आपको कैंडिडेट नहीं मिला, अपने पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को उतारा है। बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं तस्वीर। ये तस्वीरें हैं उन दिग्गजों की जो आज वोट करने निकले हैं। राजनाथ सिंह सांसद लखनऊ के, सुश्री मायावती, अदिति सिंह जो रायबरेली से चुनावी मैदान में है, हिमांशु त्रिवेदी को आप देख रहे हैं, दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री, सतीश मिश्रा पूरे सबसे बड़े पोल स्ट्रैटेजिस्ट एक तरह से बीएसपी के लिए, रणनीतिकार सबसे बड़े, साक्षी महाराज बीजेपी के नेता, सांसद, मोहसिन रजा साहब मंत्री हैं, नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे, कौशल किशोर को आप देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक मंत्री चुनावी मैदान में लखनऊ कैंट से, नवनीत सहगल मीडिया प्रभारी एक तरह से हैं सरकार के लिए। तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं लखीमपुर से, और अमित भारद्वाज फतेहपुर से। अमित भारद्वाज, क्या दिख रहा है? वोटर्स में जोश है? किस तरह के संकेत, कैसी लड़ाई? जी अंजना, देखिए हमने पहले 3 चरणों में जैसे देखा था कि पहले 3 घंटों में जबरदस्त वोटिंग होती थी और फिर थोड़ा मामला स्लो हो जाता था। इस बार फतेहपुर में कम से कम सुबह से वोटिंग बहुत स्लो हो रही थी अलग अलग बूथों पे। अब थोड़ा थोड़ा वोटर्स घर से ज्यादा निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। फतेहपुर में 6 सीटें हैं। पिछली दफे 2017 में बीजेपी और अपना दल ने मिलकर इन 6 के 6 सीटों पे फतह हासिल की थी, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। समीकरण आपको 2 कारणों से बदला हुआ दिखता है। पहला, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो काम कर ही रहा है। कई सारे लोकल डिस्प्यूट्स और इश्यूज हैं जो एमएलएस के, सिटिंग एमएलएस के खिलाफ कहीं ना कहीं एक गुस्से का माहौल आपको दिखता है। साथ में जो समाज, अब ये कहा जा सकता है कि चुनाव इस इलाके में कम से कम खुल गया है। पहले 3 चरणों में कहीं ना कहीं जीत का जो फैक्टर था वो 2 से 3 जातियों पे अटका हुआ था। अब यहाँ पे जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट जीत के लिए रेस लगा रही है, उसको अपनी कोर वोट बैंक से हट के नॉन जाटव दलित्स या नॉन यादव ओबीसीज में भी अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। फतेहपुर में देखिए मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा मौर्य और कुर्मी समुदाय का वोट बैंक भी अहम रोल प्ले करता है। यादव समुदाय का भी वोट बैंक यहाँ पे कुछ सीटों में ठीक ठाक है। और यहाँ से 2 मंत्री योगी सरकार के आते हैं। हुसैनगंज के विधायक हैं रवनेंद्र प्रताप सिंह, और साथ ही बिंदकी से जो विधायक हैं वो भी मंत्री हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ा अहम है ये क्षेत्र, और इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है समाजवादी पार्टी अलायंस से। साथ ही बीएसपी कोशिश कर रही है कि वो अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखे और दोबारा चुनावी लड़ाई में वापसी करे। अपना दल के साथ क्लीन स्वीप फतेहपुर में जैसा पिछली बार था। आप बात कर रहे हैं कि कैसे नाराजगी लोकल एमएलएस को लेकर है, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी लोकल एमएलए के लिए हो सकता है। लगातार आप देखिए 2014, 17, 19 3 चुनाव जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जनादेश हासिल किया। लेकिन क्या ऐसी एंटी इनकम्बेंसी आप योगी आदित्यनाथ के लिए देखते हैं, मुख्यमंत्री के लिए देखते हैं? इस पर चर्चा हम दोनों एक्सपर्ट से यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार लखीमपुर जाते हुए कुमार कुणाल, वहां की तस्वीर।
देखिए, इंतजार जारी है। पहले इंतजार मैं कर रहा था कि तमाम रिपोर्टर्स अपनी बात रख रहे थे, मैं अपनी बात रखूंगा, और इंतजार दूसरा भी है। यहाँ पर ये इंतजार चल रहा है कि आखिरकार कब अजय मिश्रा टेनी और आशीष मिश्रा, जो अभी हाल फिलहाल बेल से छूटे हैं, वो वोटिंग करने आएंगे नहीं आएंगे। सुबह से 7 बजे से ये इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं। यहाँ पर लंबी कतार थी, पहले वोटरों की कतार छोटी हो गई है, लेकिन इंतजार लंबा चलता चला जा रहा है। और ये बड़ा रोचक है। आप तस्वीरें भी दिखा रही थी अंजना कुछ देर पहले कि बड़े बड़े नेता निकल करके आए। कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन यहाँ तो अब लंच का टाइम होने को आया है। अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे ने दर्शन तक नहीं दिए हैं। तो यहीं पर बीजेपी 2 तरह की बातें कर रही है, और क्यों नहीं निकल के आए उसके पीछे आपको वजह होगी। पूरी मीडिया इंतजार कर रही है, उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, उनको जवाब भी देना पड़ेगा। हो सकता है उसका असर वायरल हुए। कुमार कुणाल, अनगिनत वीडियो वायरल हुए जिसमें वो मीडिया के सामने आते उन्हीं से उलझ जाते थे, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाने पर वो बिफर जाते थे। जाहिर तौर पर अब उनके लिए घर के अंदर ही रहना इस वक्त पार्टी सही समझ रही होगी, लेकिन वोट करने के लिए तो देखिए निकलते हैं नहीं निकलते हैं, मीडिया तो वहां पर मौजूद रहेगा ही, तो उनको कम से कम ये संकेत तो साफ ही होगा। नेहा से जल्दी से कमेंट लेते हैं, फिर आप दोनों से चर्चा करेंगे। नेहा, जल्दी से एक बार कमेंट लेते हुए, कुल मिलाकर अगर इस बार की हम लड़ाई को देखें तो धीरे धीरे ब्राह्मणों की भी संख्या बढ़ रही है। कई सीटों पर हम लखनऊ में देखते हैं ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, ऐसी लड़ाई दिख रही है, खासतौर पर जब आप राजेश्वर सिंह को देखती हैं। कुल मिलाकर तस्वीर क्या इस इलाके में भी जाति सबसे बड़ा कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसान किसान बन के वोट करता है, लेकिन यहां पर आते आते वो भी अपनी जाति देखता है। अंजना, मैं इस सवाल पर आपके लौटूंगी। बेहद दिलचस्प ये लड़ाई है, और क्या जिस तरीके से इस वक्त तेज हवाएं लखनऊ में चल रही हैं, बदलाव की हवा क्या लखनऊ में बहेगी। इस बीच हमारे साथ अजय कुमार जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से लखनऊ से कैंडिडेट है। अजय कुमार जी, आपकी तो वेशभूषा में अभी तक आर्मी की झलक दिखाई देती है, और ये कहा जाता है कि आर्मी से जो एक बार जुड़ जाता है वो कभी हार नहीं मानता, लेकिन एक से एक दिग्गज आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? फौजी जो होता है वो लड़ने के लिए नहीं लड़ता, वो जीतने के लिए लड़ता है, और जीत तो हमारी पक्की है, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम देश के संतरी रहे, देश के मंत्री नहीं है। और जब हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है, हमारे यहाँ कोई जाति धर्म हम लोग ये मानते नहीं, हमारा एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म है। और जब हम आम आदमी की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, किसी जाति और धर्म के ऊपर हम चुनाव नहीं लड़ते। हमारी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी, और जो वोट देने जा रहा है, एक बार उसका कोई जानने वाला दिल्ली में रहता हो, पूछ ले कि अगर वहाँ काम हुआ है तो हमको वोट दे, अदर नहीं तो ना दे। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने फुल फोर्स लगा दी, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ फोर्स खुद लगी हुई है और हम लोग जीत के आ रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम सरकार भी बनाएंगे, क्योंकि हंग असेंबली अगर आती है, यहाँ पे बहुमत नहीं मिल रहा है दोनों पार्टियों को, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है। और अगर हम लोग 403 सीट पे लड़ रहे हैं, इस चीज पर, किन मुद्दों पर नाराजगी? आप ये बताइए, इनके पास मुद्दा ही क्या है? किसी ने मंदिर मस्जिद बनवा लिया, कोई गुंडे के भरोसे लड़ रहा है, तो मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मुद्दा सफाई का है, मुद्दा पढ़ाई का है, मुद्दा दवाई का है, इस पे तो मेरे को नहीं लग रहा कोई पार्टी। साक्षी महाराज से जब आज पूछा गया नेहा कि किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने सीधा कहा राष्ट्रवाद पहला शब्द था, और आम आदमी पार्टी भी उसी लकीर को आगे ले जाती हुई। जल्दी से एक कमेंट आप दोनों से, सर आपके साथ शुरुआत करते हुए। जी, जो आज की सीटों पर है, आप ये कह रहे हैं, सर का कमेंट आया था कि कितना वो बढ़ेंगे समाजवादी पार्टी और कितना गिरेगी बीजेपी, क्या ये मामला है या कुछ और है? मेरा ये मानना है कि समाज शास्त्र में या राजनीतिक गतिविधियों में गिरावट की कोई सीमा नहीं होती। 2012 में यही समाजवादी पार्टी इन्हीं क्षेत्रों में क्लीन स्वीप की थी, 35 से ज्यादा सीटें जीती थी। और 2017 में 5 साल के बाद ही इन्हीं क्षेत्रों में वो 4 में सिमट के चली आई। तो अगर वह लॉजिक लगता है कि अगर आप 35 सीटों से गिर करके 4 पे आ सकते हैं, तो आप 51 से गिर करके 1 पे क्यों नहीं आ सकते? दो पत्रकारों की इस बात में तो दम है। फिर नारायण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि 14 के बाद जो मोदी लहर थी, 17 में उसका असर हुआ।
हैं, वो समाजवादी पार्टी नीचे चली गई, बीजेपी एकदम से उठी और ऊपर आ गई। इस बार कोई विजिबल करंट, भाई अंडर करंट हो तो बात दूसरी है, लेकिन वो एक विजिबल करंट दिख नहीं रहा है जिससे क्या एंटी इनकम्बेंसी है योगी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आप व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम मत लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आप ये मानिए कि आप 1 साल तक चले, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश में 59 सीटों पर आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन इसी बीच अभी से नेता 5वें चरण को साध रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं, आज प्रचार 5वें चरण के लिए चरम पर है। भारत माता की, भारत माता की। चुनावी मंच से 5वें चरण में जीत का पंच लगाने के लिए हर दल के नेताओं का जोर है। चुनावी रैलियों के बीच विरोधियों पर हमलों का शोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बहराइच में प्रचार किया। पिछली सरकार के कामकाज को लेकर विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। जिनके डर से आप घरों से निकलने से बचते थे, जिनकी वजह से हमारी बहन बेटियां परेशान थी, अभी वो अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर दोबारा इनको मौका मिल गया तो उनकी जान में जान आ जाएगी। आने देना है क्या? आने देना है क्या? अब मुकाबला अवध क्षेत्र में है तो बात 5 साल के काम की भी हो रही है और प्रभु श्री राम की भी हो रही है। 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने फिर से समाजवादी पार्टी पर तीखा वार किया। अयोध्या में हुए बम धमाकों का जिक्र कर अखिलेश यादव पर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। 27 फरवरी को यूपी में 5वें चरण का मतदान होना है। 5वें चरण में प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले बुधवार को चौथे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी 5वें चरण से पहले 231 सीटों पर मतदान पूरा हो चुकेगा। ऐसे में अब चुनाव में जीत को लेकर सबके अपने दावे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस का सफाया होना है। आप मुझे बताओ, 3 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, हो गया ना? परिणाम जानना है क्या होने वाला है यूपी में? अरे पीछे बोलो, जानना है क्या? मैं बता दूं क्या? पक्का जानना है? यहाँ सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है मित्रों। 300 से ज्यादा सीटों। उधर अखिलेश अपनी सभाओं में बीजेपी नेताओं के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। 5 साल के काम का हिसाब मांगकर बीजेपी को घेर रहे हैं। इस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली की है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है। उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। यूपी में चुनाव प्रचार आगे बढ़ने के साथ साथ दोनों ओर से हमले तीखे हो रहे हैं। सबके अपने दावे हैं, अपने अपने बयान हैं और इसे लेकर यूपी में छिड़ा 5वें चरण का चुनावी घमासान है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।